नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। यदि आप रेलवे कर्मचारी हैं, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि रेलवे में रेलवे कर्मचारियों को जो चार्जशीट दी जाती है, उनका नंबर क्या होता है, उन नंबरों को क्या मतलब होता है और चार्जशीट किस आधार पर दी जाती है, किस पनिशमेंट में कौन-सी चार्जशीट दी जाती है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। जो भी रेलवे में एलडीसी की तैयारी करते हैं, उनके लिए इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सामान्य जानकारी होना ज़रूरी है कि चार्जशीट क्या होती हैं, क्या उसका नंबर होता है। इनके बारे में आज इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। और जो जेईई पीवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके पेपर में भी 1-2 क्वेश्चंस चार्जशीट के बारे में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत ही शॉर्ट में आपको इसमें बताया जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक चार्जशीट से संबंधित। दोस्तों, आपने रेलवे में नौकरी के दौरान सुना होगा कि आपके किसी साथी को चार्जशीट मिल गई है तो क्या पनिशमेंट होगा, कौन सी चार्जशीट दी है, इसके बारे में ही आज सारा वीडियो होने वाला है। बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा और अंत में बताऊंगा कि जो एलडीसी जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके पेपर में इससे संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, चार्जशीट सबसे पहला नंबर जो है उसका है SF1। यानी कि SF क्या होता है? स्टैंडर्ड फार्म। 1 का मतलब 1। ये मानक पत्र संख्या होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं मानक पत्र संख्या 1 2 3 से लेके जो भी हैं। और इंग्लिश में इसको शॉर्ट में लिख देते हैं SF, स्टैंडर्ड फार्म। तो जो पहली दी जाती है SF1, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि SF1 कब दी जाती है। SF1 जब किसी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाता है तो उसे SF1 चार्जशीट दी जाती है। यदि आपको चार्जशीट मिली है और उस पर अगर उसका नंबर जो लिखा हुआ है SF1 लिखा है, तो मान लीजिए कि आपको सस्पेंड कर दिया गया है, इसलिए आपको SF1 दी जाती है। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है SF2। SF2 ये कब दी जाती है? दोस्तों, ये दी जाती है यदि कोई कर्मचारी 48 घंटे या इससे अधिक जेल में रहा हो या पुलिस हिरासत में रहा हो, तो उस दौरान उसे SF2 दी जाती है। और इससे क्या है, उसको सस्पेंड मान लिया जाता है, यानी कि डीम्ड सस्पेंशन के लिए ये दी जाती है। प्रशासन उसको सस्पेंड मान लेता है। अगर 48 या इससे अधिक घंटे के लिए कोई हिरासत में रहे, पुलिस हिरासत में या जेल में रहे, तो उसको ऑटोमेटिकली सस्पेंड मान लिया जाता है। डीम्ड सस्पेंशन उसके लिए दिया जाता है SF2। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद आता है SF3। SF3 इसका क्या मतलब है? जब कोई भी कर्मचारी सस्पेंड होता है तो उस दौरान क्या है, वो अन्य जगह तो कोई काम करता नहीं है, ड्यूटी पर रहता है लेकिन कार्य नहीं करता है। क्योंकि SF1 जब दी जाती है तो उसमें क्या होता है, कर्मचारी को सस्पेंड मान लिया जाता है। तो सस्पेंड के दौरान उसके सारे अधिकार पावर जो है छीन लिए जाते हैं। वो ड्यूटी पर तो रहता है लेकिन ना तो ड्यूटी के कार्यस्थल पर रह सकता है, ना किसी प्रकार का आदेश दे सकता है, ना वो कार्य कर सकता है। तो SF1 देने के बाद वो कुछ नहीं करता है लेकिन फिर भी उसको ड्यूटी पर मान लिया जाता है। अब वो ड्यूटी पर रहता है तो अन्य जगह वो कार्य भी नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या है, कर्मचारी जब सस्पेंड रहता है, सस्पेंड, तो वो उस टाइम प्रशासन से ये अनुरोध करता है कि मुझे निर्वाहन भत्ता यानी परिवार गुजारा करने के लिए मुझे पैसे चाहिए, भत्ता चाहिए, तो वो जो आप मुझे दें। तो उसको क्या है, SF3 के माध्यम से ये गुजारा भत्ता दिया जाता है, यानी कि उसको 50% तक वेतन उसे दिया जाता है। उसके लिए SF3 जारी की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर है SF
सॉरी, अगला है SF4। SF4 का क्या मतलब है? 4 नंबर SF4 ये दी जाती है जब कोई कर्मचारी सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके बाद उसको बहाल करना हो, यानी कि पुनः उससे ड्यूटी करवाई जाए, ड्यूटी पर लिया जाए, तो उसके लिए उसको आदेश देना पड़ता है। तो SF4 ये जारी करके उसको आप बहाल करते हैं। समझ में आया? एफ SF1 दी जाती है सस्पेंड के लिए, SF4 उसको वापस बहाली के लिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आता है SF5। SF5 ये कब दी जाती है दोस्तों? जब कोई मेजर पेनल्टी देनी हो, तो उस दौरान कर्मचारी को SF5 दी जाती है। यानी बड़ा पनिशमेंट अगर करना हो, कोई ऐसा कार्य उसने कर दिया जिसपे उसको पनिशमेंट बड़ा करना हो, तो SF5 जारी की जाती है। इनके बारे में थोड़ा बाद में डिटेल से थोड़ा जानेंगे। अभी क्रमबद्ध चलते हैं अगली इस पर। SF6। SF6 कब दी जाती है दोस्तों? SF6 जब दी जाती है, आपको मान लो कोई चार्जशीट दे दी गई है, तो उस चार्जशीट से आपको बचाव करना है, आपको जवाब देना है, तो उसके लिए आप कहेंगे कि मैंने वहां ड्यूटी की थी, उस रजिस्टर में ये लिखा हुआ है, मैं उससे ये साबित करना चाहूंगा। तो जो भी प्रशासनिक दस्तावेज आप मांगोगे किसी तरह का अपने आप को सही साबित करने के लिए, तो उसके विरोध में क्या है, प्रशासन आपको SF6 जारी करेगा, और उसमें ये कहेगा कि आपके द्वारा मांगे मांगे गए दस्तावेजों की मांग को ठुकरा दिया गया है। यानी कि हम किसी भी कारण, कोई भी कारण रहे या प्रशासनिक कारण रहे, सेफ्टी का रीजन रहे, कोई भी रीजन रहे, तो इस रीजन से हम आपको ये डॉक्यूमेंट्स, ये दस्तावेज जो है आप जो मांगे गए, इनको हम आपको नहीं दे सकते। तो ये दिया जाता है SF6, मांगे गए दस्तावेजों की मांग को ठुकराने के लिए दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है SF7। दोस्तों जब आपको चार्जशीट दी गई है, तो उसके लिए क्या है कि कोई जांच होती है। जांच के लिए क्या है, कोई अधिकारी नियुक्त किया जाता है। तो उसके लिए उसके लिए क्या है, SF7 जारी करके जांच अधिकारी की नियुक्ति करता है प्रशासन। ये मैटर है और इस व्यक्ति को ये चार्जशीट दी गई है, आपको इसके संबंध में सारी जांच करनी है। तो SF7 जो पत्र है, मानक पत्र 7 नंबर जारी करके, और उस केस के लिए अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो जांच अधिकारी कहलाता है, वो उसकी केस की जांच करता है। इसके बाद आता है SF8। जब कोई जांच अधिकारी नियुक्त हो जाता है, उसके बाद उस कर्मचारी को, दोषी पाए जाने वाले कर्मचारी को उसके समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो उसके लिए प्रशासन SF8 जारी करता है, और उस SF8 के माध्यम से प्रस्तुत अधिकारी की नियुक्ति की जाती है कि ये अधिकारी इस कर्मचारी को, दोषी कर्मचारी को, जो जांच अधिकारी है उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो वहां पर उनको साथ लेकर के वो जाता है। तो ये दोनों हो गई। 7 में तो क्या है, जो जांच करेगा उस अधिकारी की नियुक्ति होती है, और 8 में जो उस जांच अधिकारी के सामने उस कर्मचारी को प्रस्तुत करेगा, उसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। 8 के बाद 9 खत्म कर दिया गया है। अब आते हैं सीधा 10 पर, SF10। जब कोई कर्मचारी या अन्य कर्मचारियों के साथ, यानी कि संयुक्त रूप से एक से अधिक कर्मचारी एक ही केस में शामिल हों, यानी कि 2, 3, 4 जो भी हैं, किसी कर्मचारी के साथ में और भी लोग कर्मचारी हैं, केवल आरोप वो एक ही है, लेकिन करने वाले, उसमें दोषी पाए जाने वाले एक से अधिक हैं। ऐसी स्थिति में जब चार्जशीट जारी की जाती है, तो SF10 जारी की जाती है। यानी कि एक ही आरोप में एक से अधिक कर्मचारी जब उसमें शामिल हों, अपराध एक ही है लेकिन करने वाले एक से अधिक हैं, तो उस स्थिति में SF10 जारी की जाती है। उसके बाद SF10 के बाद वही सिस्टम, फिर SF10A। इसमें भी वही जांच अधिकारी, यानी कि जांच तो होगी, जांच अधिकारी नियुक्त होगा SF10A देकर। और इसके बाद फिर वही SF10 के बाद
SF10B, इसमें भी वही प्रस्तुत अधिकारी, तो दोनों जगह प्रस्तुत अधिकारी हो गए, उस केस में भी इस केस में भी, ठीक है, क्योंकि उसमें एक था, इसमें एक से अधिक हैं, तो पहले किया गया था इसमें वही जांच अधिकारी, इसमें 10A में, और 10B के द्वारा किया जाएगा प्रस्तुत अधिकारी। इसके बाद चलते हैं अगला, अब आता है SF11, यानी कि जब कोई कर्मचारी कोई छोटा अपराध करता है या सामान्य अपराध करता है तो उसके लिए उसको माइनर पेनल्टी लागू की जाती है, यानी छोटी पेनल्टी, जिसको कहते हैं छोटा दंड। उस केस में SF11 जारी की जाती है, माइनर पेनल्टी, ठीक है, माइनर पेनल्टी, इसके माध्यम से SF11 जब जारी की जाती है छोटे अपराध के लिए, जैसे आपका पास पीटीओ बंद कर देना या कोई नुकसान आपने कर दिया है उसके टूट फूट की रिकवरी करना, ये छोटे मोटे जो है उसमें जारी की जाती है SF11। अब इसके बाद SF11A, यानी कि वही माइनर पेनल्टी में जांच का आदेश करना, यानी कि अगर छोटी पेनल्टी है और उसमें भी जरूरी समझे कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो उसका आदेश करेंगे ये SF11A के माध्यम से उसकी जांच का आदेश जारी किया जाता है। इसके बाद अगला है 11B, यानी कि अगर आपको मेजर पेनल्टी दी गई है और उस पेनल्टी को माइनर में बदलना है, यानी कि आपको पहले दे दी SF5, ये आपकी हो गई मेजर। अब इसको क्या है, जांच हुई, सारा रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद पता लगा कि इसको नॉर्मल कर दिया जाए या माइनर में बदल दिया जाए, तो उसके लिए आपको क्या किया जाएगा, ये ये 11B जारी करके उसको छोटी उसमें बदल दिया जाएगा। और इसके बाद अगली आती है सबसे खतरनाक SF12। दोस्तों ये सबसे खतरनाक क्यों है, ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि और में तो जांच होगी, ये होगा वो होगा, छोटा पनिशमेंट होगा बड़ा पनिशमेंट होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, बिना किसी जांच के ना कोई जांच होगी, ना किसी तरह की और कोई सुनवाई होगी, सीधा आपको बिना किसी जांच के सेवा से हटा दिया जाएगा। तो ये सबसे खतरनाक है SF12। अगर SF12 है, ना जांच होगी ना सुनवाई होगी, सीधा नौकरी से बाहर, इसलिए ये सबसे खतरनाक है। इसके बाद चलते हैं अगली SF13। SF13 क्या है दोस्तों, SF13 जो दी जाती है, ये दी जाती है जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, उन कर्मचारियों पर अगर उन्होंने पहले ड्यूटी के दौरान कोई काम किया है और उस काम की छानबीन हुई, तो उनके विरोध में जब रिटायरमेंट के बाद भी चार्जशीट जारी कर दी जाती है, तो उस चार्जशीट को जारी करने के लिए क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। सेवानिवृत्त कर्मचारी पर चार्जशीट लागू करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, उसके लिए दिया जाता है SF13। उसके बाद अगला आता है SF14। जब सेवानिवृत्त कर्मचारी पर कार्रवाई करने के लिए, चार्जशीट देने के लिए राष्ट्रपति से जब अनुमति मिल जाए, तो उसके बाद आप SF14 के माध्यम से कार्रवाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये हुई सारी जानकारी चार्जशीट के बारे में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट चार्जशीट, जो कि इसमें जानकारी होना जरूरी है और जो LDC एग्जाम में भी ज्यादातर पूछी जाती हैं उनके बारे में। तो इसमें सीधा यह है कि आप देखिए, जो लास्ट वाली है 13 और 14, ये तो आप सीधा सीधा याद कर सकते हो कि रिटायरमेंट के लिए है, इनसे कोई खास ज्यादा है नहीं है। अब 12 जो बताया, 12 वाली है, ये बिना जांच के आपको नौकरी से बाहर करने के लिए दी जाती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती हैं वो पूछी जाती हैं SF5,
और SF11, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसमें क्वेश्चन बनता है कि कर्मचारी को मेजर पेनल्टी के लिए कौन सी चार्जशीट जारी की जाती है। तो मेजर के लिए आपको करना है SF5। और अगर पूछे क्वेश्चंस के कर्मचारी को माइनर पेनल्टी के लिए, यानी छोटे अपराध छोटे दंड के लिए कौन सी चार्जशीट की जाती है, तो ये चार्जशीट जारी होगी आपकी SF11। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अब थोड़ा इसमें डाउट ही हो जाता है कि दोनों जब याद करते हैं तो या तो उल्टा सीधा हो जाता है या क्या है कि भूल जाते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, आप सबसे पहले ये देखिए कि जैसे आपका पास PTO बंद हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पास PTO में छोटी आपको पनिशमेंट होती है। यानी कि सीधा सीधा सिस्टम ये है, आप इसमें से देखिए नंबर किसका बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला, ठीक है, ये नंबर बड़ा है। यानी कि इसको थोड़ा आप ऐसे याद रखिए, जैसे 5 और 11 है, तो आप ये देखिए कि ये बड़ा है लेकिन इसका हाल वो नहीं है, बड़ा है लेकिन इसमें दम नहीं है। यानी कि इसमें केवल आपका PTO पास बंद हो जाएगा, छोटे मोटे जो पनिशमेंट हैं इसमें ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, तो वो होगा। यानी कि सीधा सीधा सिस्टम है, ये नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये नाम बड़ा है 11 है लेकिन दर्शन इसका छोटा ही है, नॉर्मल चार्जशीट यानी कि छोटे पनिशमेंट के लिए। अब आते हैं बड़े पनिशमेंट के लिए, जैसे आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर देना या अनिवार्य सेवा कंपलसरी रिटायरमेंट है, ये सब बड़े पे जो आते हैं क्या बोलते हैं पनिशमेंट, मेजर पनिशमेंट मेजर पेनल्टी, उसके लिए दी जाती है ये SF5, यानी छोटी। ये नंबर छोटा है लेकिन सबसे खोटा है, यानी ये वाला सबसे खतरनाक है, जितना छोटा है उतना ही खोटा है। तो ये आप सीधा रखना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, मतलब ये वाला हो गया छोटा अपराध। माइनर पेनल्टी के लिए दी जाएगा 11 और मेजर के लिए दिया जाएगा 5। छोटा सबसे खोटा, ये बड़ा डेंजर हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक आप ये जरूर याद कर लें, SF1 वाला सस्पेंशन के लिए किसी कर्मचारी को सस्पेंड करना है, SF1 हो गया। और एक आपका हो जाएगा SF4, SF4 ये वाला सस्पेंड आदमी को बहाल करने के लिए। ये इसमें ज्यादातर 4 ही हैं, SF1 सस्पेंशन के लिए, SF4 बहाली के लिए, SF5 जो है मेजर पेनल्टी के लिए, और आपका हो गया SF11 हो गया माइनर पेनल्टी के लिए। तो चारों हैं, ये ज्यादा LDC एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको ज्यादातर थोड़ा याद रखना, याद रखने का प्रयास करना। तो ये आपकी पूरी चार्जशीट हो गई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको कैसा लगा, कमेंट लाइक जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से क्या मैंने देखा है कि ज्यादातर वीडियो में कमेंट नहीं करते। कमेंट करने से हमको ये पता लगता है कि आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी अच्छी लगी या नहीं लगी, या कुछ समझ में आया। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो में किसी तरह का कोई सुझाव देना चाहें, कोई सुधार करना हो तो वो भी जरूर बताएं, क्योंकि हमको तो हमारे हिसाब से अच्छा प्रयास करते हैं। आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या उसमें सुधार हो सकता है, आप जो भी कहेंगे उसी के हिसाब से इसमें सुधार किया जाएगा। और कुछ आप कमेंट ये जरूर करें कि आपको LDC JEE PV के हिसाब से और अगला चैप्टर कौन सा लेना है, किसमें आपको परेशानी आ रही है, उसी के हिसाब से आपको और मॉडल पेपर या वीडियो आपके बनाए जाएंगे। और मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर लाइक करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक बार। धन्यवाद दोस्तों आपके लिए।